नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम देखेंगे आज करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसी पे डिस्कशन करेंगे। आज पूरा वीडियो इसी पे फोकस है। एक कंट्री है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। लगातार गृह युद्ध चल रहे हैं वहाँ पे। 3 लाख से अधिक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि ये जो अभी गृह युद्ध स्टार्ट हुआ है, ये आपका स्टार्ट हुआ है कब? तो ये है आपका 14 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुए हैं, और अभी तक 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, कई विस्थापित है। ओवरऑल 3 लाख लोग जो मरे हैं, ये आपका 2003 से लेकर अभी तक है। तो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए एक बार, सूडान का, जो सूडान है, अफ्रीका कंटिनेंट जो है इसका एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है, बोलेंगे एक देश है। यार उल्टा कर लीजिए। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सूडान। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल है खार्तूम। तो जो अफ्रीका का मैप आप देखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो ये वाला पोर्शन पे सेक्शन काटता है, ऐसे करके आप देखेंगे, ये आपका सूडान है। और इस साइड में आपका क्या है, अरबिया पेनिनसुला है। बीच में बाबा अल मंडप है। तो ये आपका सूडान है, राजधानी बीच में खार्तूम है। यहाँ पे सिविल युद्ध अर्थात गृह युद्ध चल रहे हैं, सिविल वार। क्यों चल रहे हैं सिविल वार, क्या कारण है? लगातार गृह युद्ध चलते रहते हैं, इतने लोग मरे हैं। सबसे पहले देखिए, 1956 से लेके अब तक 2023 तक जो सूडान है, सूडान में 15 बार सैन्य तख्तापलट हुआ है। सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री कॉप बोलते हैं इसे। तो सेना ने चुनी हुई सरकार का 15 बार क्या किया है, एक तरीके से सरकार का अपहरण कर लिया था। सरकार, चुनी हुई जो सरकार थी, उसका तख्ता पलट कर लिया और शासन प्रशासन अपने भागडोर अपने अंडर लिया। इसे बोलते हैं सैन्य तख्ता पलट, मिलिट्री कॉप। यही म्यांमार की स्थिति है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था म्यांमार के ऊपर, उसमें देखेंगे जो सेना है, म्यांमार की चुनी हुई सरकार को तख्ता पलट दिया था। अब है सूडान में भी इस तरीके से 15 बार सेना ने तख्ता पलट किया है। तो बीच बीच में लोकतंत्र आते रहते हैं, बीच बीच में डेमोक्रेसी लोकतंत्र आते रहते हैं, चुनी हुई सरकार आती है, लेकिन उसके बाद फिर से सेना जब मन करती है तो सत्ता अपने अंडर में लेती है। तो यही मामला है आपका सिविल युद्ध, गृह युद्ध का। अब जब गृह युद्ध हुए तो यहाँ पे बहुत सारे और कारण हैं। आखिर गृह युद्ध होते क्यों है, सेना तख्ता पलट करती क्यों है? ये सेना तख्ता पलट क्यों करती है, क्यों डेमोक्रेसी को कुचलती है, लोगों को कुचलती है? तो देखिए इसके पीछे का कारण कुछ, जो गृह युद्ध है, इसके कारण आपको देखने होंगे। सबसे पहले विदेशी दखल अंदाजी। विदेशी दखल अंदाजी, तो फॉरेन इंटरवेंशन है इस कंट्री में। जो फॉरेन इंटरवेंशन है, एक साइड है यूएस, दूसरे साइड रसिया चीन। जहां भी एक कंट्री या किसी भी देश में इंटरफेयर करते हैं, वहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। तो विदेशी दखल अंदाजी, एक साइड अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्री है, तो दूसरी साइड रूस और चीन का दखल अंदाजी है। इस तरीके से अगर दो गुट बन जाते हैं तो एक को सपोर्ट रूस करता है, दूसरे को वेस्टर्न कंट्री करती है। पुनः जो सूडान है, यहाँ पे बहुत सारे जनजाति है, इसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या है, जनजाति, बहुत सारे जनजाति हैं। तो जनजाति अपना ग्रुप समूह बना लेते हैं, इनकी भाषा बोल चाल दूसरी जनजाति से अलग हो जाती है। रिजल्ट ये रहता है, इनमें कोलाब्रेशन नहीं रहता, सहयोग की भावना नहीं रहती, एक मतभेद उत्पन्न होता है। तो एथनिक ग्रुप बना है, ये कारण बोलेंगे कि जो एथनिक समूह है, ग्रुप है, वो है। थर्ड नंबर पे, इस देश में सोना चांदी के भंडार है। सोना चांदी का भंडार कहाँ है? दारपुर क्षेत्र, इसका नाम याद करिए, दारपुर। दार
ये रीजन है जो सूडान है, सूडान का एक रीजन जो सोना चांदी जैसे बहुमूल्य संसाधन से संपन्न है। तो जो विद्रोही गुट रहते हैं वो क्या करते हैं, इस संसाधन पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसे सोने की खान पे, चांदी की खान पे। तो फलस्वरूप विद्रोह होते रहते हैं वहां पे। इसके बाद क्या बोलेंगे, धार्मिक कारण है। एक मेजर कारण में है धार्मिक कारण। एक साइड है ईसाई, दूसरे साइड है इस्लाम। तो ईसाई वर्सेस इस्लाम का ऐसा एक धार्मिक युद्ध चलता है। एक साइड सपोर्ट करने वाले ईसाई धर्म को, दूसरे साइड इस्लाम धर्म को सपोर्ट करने वाले। तो कुछ प्रमुख कारण है गृह युद्ध का कि विदेशी दखल अंदाजी है, एथनिक क्लेंजिंग है, एथनिक ग्रुप है। एक समूह दूसरे समूह को बिल्कुल पसंद नहीं करता, सफाया करना चाहता है। सोना चांदी का भंडार है, दारपुर क्षेत्र भी एक का। फिर धार्मिक कारण है जैसे ईसाई वर्सेस इस्लाम, इसके कारण गृह युद्ध। अब एक घटना है आपका दारपुर क्षेत्र का, इसको अभी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता भी है दारपुर रीजन कहाँ पे है। तो ये सूडान में बोलेंगे आप, ये वाला पोर्शन जो है वेस्टर्न सूडान, वहाँ पे है आपका वेस्टर्न सूडान में दारपुर रीजन। अब यहाँ पे अलग अलग विद्रोही गुट बने हैं। पहले गुट को भी देख लेते हैं, कौन कौन से गुट बने हैं और सेना कितनी मजबूत है। दबा क्यों नहीं पाती है कि सेना से ही अलग होते हैं, सेना से ही गुट अलग होकर नए गुट बन रहे हैं, कुछ ये भी कारण है। तो पहले विद्रोही गुट को समझ लेते हैं हम लोग। विद्रोही गुट कौन कौन से फैक्शन है अभी वहां पे, अभी करंट में। एक फैक्शन है बोलेंगे सूडान आर्म फोर्स, एक फैक्शन हो गया था, एक गुट हो गया। दूसरा गुट है क्या बोलेंगे, रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये हो गया। इसको RSF फोर्स बोलते हैं शॉर्टकट में। थर्ड नंबर पे है जो सूडान पीपल लिबरेशन मूवमेंट है। फिर है सूडान लिबरेशन फोर्स है, सूडान लिबरेशन फोर्स, सूडान पीपल लिबरेशन मूवमेंट। ऐसे बहुत सारे विद्रोही गुट हैं, इन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है। जैसे सूडान आर्म फोर्स, ये किसके अंडर में है, इसने सबसे अधिक मेजर क्षेत्र में कब्जा किया है। ये पूरा वाला बेल्ट जो है आपका सूडान आर्म फोर्स के अंदर में। अब इसमें जो है सूडान आर्म फोर्स का कौन हेड है, तो बोलेंगे अल बुरहान। जो अल बुरहान है राष्ट्रपति थे, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। जब तक 14 अप्रैल 2023 को जो सिविल युद्ध गृह युद्ध स्टार्ट हुए, तो अल बुरहान राष्ट्रपति थे, डी फैक्टो थे सूडान के। इस पे इनके ऊपर अटैक किया गया। तो जो राष्ट्रपति इन पे अटैक किया गया RSF के द्वारा। अब RSF को थोड़ा समझ लीजिए। तो क्या बोलेंगे, एक साइड बुरहान का फैक्शन है, सूडान आर्म फोर्स का फैक्शन है अल बुरहान, इसके हेड है सूडान आर्म फोर्स अल बुरहान के नेतृत्व में। और RSF का हेड कौन है, तो बोलेंगे डगलाओ, याद करिए, लास्ट नेम हेमादी डगलाओ, हेमादी डगलाओ। ये दोनों पूर्व में सेना के जनरल थे। जैसे राष्ट्रपति बनने से पहले अल बुरहान ये भी सेना के प्रमुख थे। इसके बाद जो RSF है ये सेना का प्रमुख बना, ये राष्ट्रपति बन गया, अब सेना का प्रमुख बना। तो सेना का तो सपोर्ट है ही है। 15 बार मिलिट्री और तख्ता पलट हुए हैं वहां पे, तो सेना के बिना हो ही नहीं सकते। तो RSF का गठन कब हुआ है, ये 2000 बोलेंगे 13 में RSF का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये अभी इसी ने क्या किया था, जो अल बुरहान के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद से सिविल युद्ध स्टार्ट हुए हैं 14 अप्रैल 2023 से। जो RSF है इसके हेड है हेमादी डगलाव। ये हेमादी डगलाव ने क्या किया, 2013 में RSF का गठन किया। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। हमें पढ़ना है डगलाव के बारे में, RSF। अब जब इसका गठन 2013 में हुआ तो इसने एक ब्रांच बना लिया अपनी शाखा। इसके बाद यमन हुआ, इराक,
सीरिया, जो गृह युद्ध चल रहे थे वहां पे, इन सारे कंट्री में। तो आरएसएफ का बटालियन यहाँ गया लड़ने के लिए, इन देशों में लड़ने के लिए अपने इसने योद्धाओं को भेजा, सैनिकों को भेजा। रिजल्ट में इसे पैसे मिले। जैसे सेना की तैनाती आरएसएफ ने किया यमन में, इराक में, सीरिया में, तो पैसे मिले इसे यूएई से, सऊदी अरब से। फिर से जब इसे पैसे मिले तो इसने फिर से सेना को मजबूत किया और हथियार खरीदे, जो पैसे थे उससे हथियार खरीदे, सेना को मजबूत किया। अब हथियार में गोला बारूद, तोप, मशीन गन, फाइटर जेट, ये सब खरीदना स्टार्ट किया इसने। हथियार, फिर आर्टिलरी, समझिए, मशीन गन, तोप, गोला बारूद, और इसकी सेना मजबूत हो गई। तो आरएसएफ और स्ट्रांग हुआ। अब इसने दारपुर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। जो दारपुर है, दारपुर क्या है, सोना चांदी से भरा हुआ क्षेत्र है। अब सोना चांदी की कई माइंस है, इस पे फिर से कब्जा करके फिर से इसके पास और पैसे आ गए और हथियार, फाइटर जेट खरीदने लगा। प्लस सऊदी अरब, यूएई का सपोर्ट भी था। साथ साथ में इसको सपोर्ट मिला यूक्रेन युद्ध में वागनर ग्रुप। तो वागनर ग्रुप ने सपोर्ट किया। वागनर ग्रुप ने ट्रेन भी किया। ये सबसे खतरनाक आर्मी, प्राइवेट आर्मी है विश्व में। देखे रशिया में किस तरीके से रशिया आर्मी के साथ लड़ी है वागनर ग्रुप। ग्रोनजी इसके हेड थे, मारे गए हैं। तो जो दारपुर है, दारपुर क्षेत्र के सोना चांदी पे आरएसएफ अर्थात डगलाओं ने कब्जा किया और दिन पर दिन मजबूत होते रहा। और 14 अप्रैल 2023 को इसने सरकार के खिलाफ हथियार बंद एक अटैक किया, जिसमें आर्टिलरी से लेकर मशीन गन, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया खारतूम पे। खारतूम इसकी राजधानी है सूडान की। तो स्टार्ट हो गया सिविल वार। अब जब देखिए, एक साइड वागनर ग्रुप होंगे, यूएई, सऊदी अरब होंगे, तो दूसरे साइड सूडान की जो आर्म फोर्स है, राष्ट्रपति उसको भी सपोर्ट करने वाले होंगे। तो दूसरा सेक्शन जो था सूडान आर्म फोर्स का था। इस सेक्शन को मिस्र ने अर्थात इजिप्ट ने, यूक्रेन ने, जो भी इसके दुश्मन देश थे जैसे ईरान, इसने सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे करके एक फैक्शन बनी, मतलब दो अलग अलग फैक्शन बने हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अभी ये दारपुर क्षेत्र देखिए क्या है। दारपुर क्षेत्र में आरएसएफ ने क्या किया, इसको बोलते हैं, एक शब्द आता है इथनिक क्लेंजिंग। अब यहाँ पे ईसाई वर्सेस इस्लाम का ही मामला है, अरब वर्सेस नॉन अरब। तो क्या हुआ, अरब वर्सेस नॉन अरब, अरब हुआ नॉन अरब। तो अरब क्या है, ये इस्लाम को मानने वाले हैं। और नॉन अरब क्या है, ये जनजाति अपना, मतलब बहुत से अलग अलग धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज हैं। तो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उसको बोलते हैं नॉन अरब, जो अफ्रीकी कंटिनेंट में रहते हैं, जनजाति लोग हैं। आरएसएफ को अरब वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा था, फलस्वरूप इसने नॉन अरब का एथनिक क्लेंजिंग किया। एक शब्द है नरसंहार किया, एथनिक क्लीनिंग, नरसंहार। इस दारपुर क्षेत्र में देखिए, दारपुर जो क्षेत्र है इसमें 2003 में नरसंहार की घटना चली, 3 से लेके 8 तक। कितने लोग मरे, इसमें मरे 3 लाख लोग। 3 लाख लोग कौन थे, तो बोलेंगे नॉन अरब लोग हैं। अब कल की जो खबर है कि इसी दारपुर क्षेत्र में, जो ये रीजन है दारपुर क्षेत्र में, नॉन अरब लोग एक कैंप में रह रहे थे, 8,000 लोग मारे गए। तो 8,000 लोग मरे, और मारने में हाथ किसका है, आरएसएफ का है। अब जो आरएसएफ है इसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट है, अमेरिका है, ये सब ने नरसंहार का आरोप लगाया है। तो ये बच के तो जाने वाले हैं नहीं, आज नहीं तो कल खड़ी। देखिए, डगलाओ और उसकी आरएसएफ के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो हैंग में है, अलग से कोर्ट है, तो इस पे नरसंहार का आरोप लगाया है। नरसंहार का आरोप है, मानव अधिकार का दमन करना,
मानवीय अधिकार का दमन करना, लोकतंत्र का दमन करना, ये सब आरोप लगे हुए हैं आरएसएफ के ऊपर। तख्ता पलट करने का भी अलग से है। मेन है नरसंहार का आरोप, जिसके लिए से मृत्युदंड आईसीसी साइड से मिलेगा। किसी भी कंट्री में अगर ये चाहते हैं पकड़ा जाएंगे तो हवाले किया जाएगा आईसीसी के। आगे देखते हैं। तो आपका आरएसएफ लगातार मजबूत हुआ और उस साइड से सूडान आर्म फोर्स है। दक्षिण में पुनः जो गुट मैंने आपको बताया था एसपीएलएम, जो सूडान पीपल लिबरेशन मूवमेंट है, और सूडान लिबरेशन फोर्स है, ये भी किसी ना किसी को सपोर्ट करते। ये दोनों फैक्शन एक को सपोर्ट करने लगे, जैसे इसको ये सपोर्ट करने लगा, इसको ये सपोर्ट करने लगे। अभी भी दो गुट है। कंट्री का अलग अलग हिस्सा अलग अलग क्षेत्र में आ रहा है। जैसे साउथ में एसपीएलएम का है, एसएलएफ का एक सूडान वाला क्षेत्र में है। मेन दो ही सेक्शन है, आरएसएफ और एसएएफ का है। तो आपसे अगर दारपुर क्षेत्र पूछता है कहाँ पे है, न्यूज में है, सुर्खियों में है दारपुर क्षेत्र, तो आप क्या बोलेंगे? सूडान में है। किस लिए फेमस है? कितना बड़ा क्षेत्र है, किस लिए फेमस है? तो स्पेन के बराबर इसकी जनसंख्या है, क्षेत्रफल है। याद करिए, स्पेन के बराबर इसका क्षेत्रफल है। किस लिए फेमस है? सोना चांदी के लिए। सोना चांदी मिलते हैं। प्लस यहाँ नॉन अरब लोग का इतनी क्लेंजिंग हो रहा है, यहीं पे 3 लाख से अधिक लोग मरे हैं दारपुर क्षेत्र में। दारपुर क्षेत्र भीषण युद्ध का केंद्र बना हुआ है। दूसरा है खार्तूम। तो दो ही क्षेत्र हैं जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, कैपिटल सिटी खार्तूम वाला इलाका और एक दारपुर वाला इलाका। तो सोना चांदी है। ये क्षेत्र जो है अर्ध मरुस्थल है, अर्थात दारपुर क्या है, सूखा वाला क्षेत्र है, पानी की कमी है, भूमि की कमी है, तो उपजाऊ जमीन कम है। उस भूमि और पानी पे भी कब्जा करने के लिए अलग अलग जनजातियों के बीच युद्ध चलते हैं। क्या बोलेंगे कि जो दारपुर क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। पानी बहुत कम होता है, 7-25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो पानी की कमी है। पानी की कमी होने से क्या है, कृषि भूमि की कमी होती है। कृषि भूमि उपजाऊपन की कमी हो जाती है। फलस्वरूप अलग अलग जनजाति है, तो पानी और भूमि ये संसाधन है। अब संसाधन पे कब्जा करने के लिए भी आपस में लड़ते रहते हैं। कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं। अब देखिए, इसमें अलग अलग अब आंकड़ा आ रहा है कि सूडान में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ की कमी है। बच्चे मारे जा रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इधर से आपका जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ याद करिए। तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है संयुक्त राष्ट्र का। तो चाइल्ड फंड या कोष समझिए संगठन है, बच्चों के लिए विशेष रूप से बना है। इन दोनों का कहना साथ साथ में हॉपकिन यूनिवर्सिटी है, इनका क्या कहना है कि सूडान में 10,000 बच्चे कुपोषण, भूखमरी, खाद्य पदार्थ की कमी इससे मरेंगे। तो खाद्य व पानी की कमी, हेल्थ की कमी, स्वास्थ्य की कमी से मरेंगे 2023 तक। तो पहले मर चुके हैं उनका अलग से। अब 10,000 बच्चे दिसंबर अंतिम तक, 31 दिसंबर तक समझिए 2023 तक, कि और 10,000 बच्चे मरेंगे। हालात बहुत ही नाजुक है वहां पे। लगातार गृह युद्ध से आपस में ही लड़ रहे हैं। 50 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, 15 लाख विस्थापित हैं। तो 13 लाख, हजार भी नहीं, 13 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। एक गुट दूसरे गुट का घर जला देता है, खेत खलिहान जला देते हैं। रिजल्ट ये है कि 13 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं
50 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। और पड़ोसी देश जो चाड है, यहाँ पे एक चाड देश है, वहाँ शरण ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं? शरण। अब देखते हैं आगे क्या होगा। शरण कि वर्ल्ड कम्युनिटी क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र का क्या भूमिका है। जगह जगह गृह युद्ध, सिविल वार चल रहे हैं। लगता है संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से विफल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही है। इस तरीके से बच्चे मारे जाएंगे, संसाधन इस तरीके से बर्बाद होंगे, तो संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को तो बंद ही कर देना चाहिए। इसके ऊपर बेकार का कंट्रीब्यूशन सहयोग करना। देखिए, एक साइड म्यांमार है, दूसरे साइड आपका सूडान है, कांगो है, सेम ही है। उस साइड में रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहे हैं, इधर गाजा इजराइल युद्ध चल रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है संयुक्त राष्ट्र संस्थान का काम करने का। इसका मेंबर बने, इसको फंडिंग करे, IMF वर्ल्ड बैंक को फंडिंग करे, ये सब संस्थानों को बंद कर देना ही उचित है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।